हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो टॉपिक है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसमें क्या क्या टूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो कुछ की टूल्स होते हैं, इन की टूल्स में से भी हमें 3 टूल्स जो हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। जैसे की टूल्स जो हैं उसकी हम बात करें कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्लाज्मिड, डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज एंजाइम एंड होस्ट सेल, ये कुछ की टूल्स हैं। इनकी हमें ज़रूरत होती है अगर यदि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, जो पहला वीडियो था उसमें हमने हर एक की टूल के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था, मतलब कि शॉर्ट में इसका जो फंक्शन है उसके बारे में हमने देख लिया था और ये भी देख लिया था कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बनाया जाता है। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये वाला जो की टूल है इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। वेक्टर, जिसको हम प्लाज्मिड भी बोलते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। होस्ट सेल जो है इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला जो की टूल है दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो इसी को डील करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कैसे आइसोलेट हुए, कहाँ से आइसोलेट हुए, ठीक है, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा इकोलाई का सेल है। ठीक है, अब ये जो इकोलाई का सेल है इस पर क्या हुआ, बैक्टीरियोफाज जो है उसने क्या किया, अटैक किया। बैक्टीरियोफाज जो है इसने क्या किया, इकोलाई सेल के ऊपर अटैक किया, मतलब कि उसमें कुछ इन्फेक्शन कॉज करना चाहा। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज का जैसे ही अटैक हुआ इकोलाई की सेल पर, तो इकोलाई की सेल जो है वो आराम से तो बैठने वाला नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो मशीनरी अप्लाई करेगा। ठीक है, मशीनरी, कुछ ना कुछ मशीनरी उसमें एक्टिवेट होगी। जैसे कि हमारे घर में, जैसे मुझे डॉग से डर लगता है, अचानक से मेरे घर में डॉग आ जाता है, तो मैं क्या चुपचाप बैठ जाऊंगी? नहीं बैठूंगी, मैं उस डॉग को भगाने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे तो अपनाऊंगी। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे इकोलाई की सेल जो है उस पर बैक्टीरियोफाज का अटैक हुआ, तो इकोलाई की सेल जो है उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, 2 टाइप के एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ किए। पहला जो एंजाइम था वो क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था। ठीक है, जिसको हम मिथाइलेज के नाम से जानते हैं। मिथाइल ग्रुप ऐड होने की वजह से क्या हो रहा था, बैक्टीरियोफाज जो है वो इकोलाई की सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। दूसरा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब जैसे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोले या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोले या फिर इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हम इसका फंक्शन जान चुके हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कट करने का काम करते हैं, किसको, डीएनए मॉलिक्यूल को। ठीक है, ये क्या करेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसको काटने का काम करते हैं। तो इकोलाई की सेल पर जब अटैक हुआ तो उसने एक मिथाइलेज नाम का एंजाइम रिलीज किया जो कि मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, जिसकी वजह से बैक्टीरियोफाज जो है वो इकोलाई को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था। दूसरा एंजाइम जो है वो इसने कौन सा रिलीज किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या कर रहा था, बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे रहा था। ठीक है, ये इसके मेन फंक्शंस थे। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसका आइसोलेशन हुआ। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और ये पूरा का पूरा स्नैरियो जो है वो 1963 के टाइम की बात है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जो अगर यदि बात की जाए कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर हाइंड 2 लिखा है, जिसको हिंद 2 भी बोल सकते हैं, हाइंड 2 भी बोल सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो बोलने में वो बोलें, लेकिन इसका एक्चुअल फंक्शन जो है वो ज़रूरी है क्रिस्टल क्लियर होना माइंड में। तो जो हाइंड 2 है वो क्या है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब इसकी फंक्शनिंग की बात आ जाती है कि ये जो हाइंड 2 है ये कैसे फंक्शन करता है। तो ये क्या करता है, जैसे कि ये कोई है डीएनए, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इस डीएनए लेंथ में अपना जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जहाँ पर इसे कट करना है उस सीक्वेंस को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, वहाँ पर जाके बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद उस पर्टिकुलर सीक्वेंस पर कट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी डीएनए की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का इतना जो ये सीक्वेंस है ये इसका
रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, इसने इस सीक्वेंस को पहचाना और फिर इसको क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से क्या कर दिया, कट कर दिया। मतलब कि हाइंड टू ने पहले अपना सीक्वेंस पहचाना और उसके बाद इसको कट कर दिया। ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है इसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। सो हाइंड टू जो है ये क्या है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। इसकी फंक्शनिंग जो है वो डिपेंड करती है स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मतलब कि स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जो है उस पर डिपेंड करती है। ये क्या है, कैसे कट करता है, हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करता है, मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिकॉग्नाइज करता है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ये जो सीक्वेंस है ये कितने बेस पेयर का होता है, ये 6 बेस पेयर का होता है। नंबर जो है वो याद रखना है कि ये 6 बेस पेयर का होता है। तो ये इस 6 बेस पेयर के स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करेगा, पहले रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उसको काट देगा। सो इस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हाइंड टू, इसकी फंक्शनिंग होती है। अब अगर यदि यहाँ पर हमसे बात की गई है एनसीईआरटी की बुक में एक डेटा की कि अभी तक में कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो आइसोलेट हो चुके हैं, तो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आज तक के टाइम में आइसोलेट हो चुके हैं 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स से। सो नंबर ध्यान रखना है कि मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हो चुके हैं 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स से। ये डेटा जो है वो एग्जाम में पूछ भी लिया जा सकता है। ये हो गया, हमने देख लिया कि क्या की टूल्स चाहिए, कैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो आइसोलेट हुआ। उसके बाद हाइंड टू जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कैसे फंक्शन करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है उसको रिकॉग्नाइज करके कट करने का काम करेगा, जिसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। अभी तक में मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट हो चुके हैं 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स से। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हो चुके हैं इनकी नेमिंग जो है वो कैसे होती है, नॉमेनक्लेचर जो है वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो कि है EcoR1। ठीक है, यहाँ पर हम EcoR1 के थ्रू समझेंगे, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फर्स्ट लेटर होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया के जीनस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड जो 2 लेटर होते हैं वो बैक्टीरिया के कौन सी स्पीसीज से लिया गया है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ ध्यान रखने की, पहला लेटर जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज़ को। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि ये EcoR1 है, ई जो है वो बैक्टीरिया है, कौन सा, एस्चेरिचिया। ठीक है, ये एस्चेरिचिया जो है बैक्टीरिया है जो कि इसका जीनस है। सेकंड 2 लेटर जो को है ये कौन से स्पीसीज से लिए गए, इसकी कोलाई स्पीसीज से लिए गए हैं। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसमें इसका कौन सा स्ट्रेन यूज़ किया गया था, रफ स्ट्रेन था कि स्मूथ स्ट्रेन था। सो आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रफ स्ट्रेन को। इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में ई कोलाई का रफ स्ट्रेन जो है वो यूज़ किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1 है हमारे पास EcoR1। तो 1 जो है वो क्या है, ये एक रोमन नंबर है जो कि उस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है जिस ऑर्डर में ये आइसोलेट हुआ है, कि फर्स्ट ऑर्डर पर आइसोलेट हुआ था, कि 5वें नंबर पर आइसोलेट हुआ था, कि 10वें नंबर पर आइसोलेट हुआ था। सो ये क्या है, उस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है जिस ऑर्डर में ये बैक्टीरियल स्ट्रेन्स से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, तो पहला जो टर्म है, पहला जो लेटर है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड 2 लेटर जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर जो है वो बैक्टीरिया का रफ स्ट्रेन यूज़ किया गया था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर में आइसोलेट किया गया था, तो 1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया इनके नॉमेनक्लेचर की बात। अब हम चलते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन पे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये एक एंजाइम की बहुत ही बड़ी क्लास से बिलोंग करते हैं। उस क्लास को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियेजेस के नाम से जानते हैं। ये नाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो एंजाइम की एक बड़ी क्लास से बिलोंग करते हैं। उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेजेस बोलते हैं। न्यूक्लियेजेस जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियेजेस। एक्सोन्यूक्लियेजेस जो है वो क्या करते हैं, जो डीएनए का एंड पार्ट होता है, ठीक है, ये जो किनारा होता है डीएनए का, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहे हैं, डीएनए के जो एंड वाला किनारे वाला जो पार्ट होता है डीएनए का, उस पार्ट पे से न्यूक्लियोटाइड जो है उनको रिमूव करने का काम करते हैं। सेकंड जो है एंडोन्यूक्लियस, ये क्या करता है,
ये कट करता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पर विद इन डीएनए। डीएनए के अंदर ये किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर काटने का काम करता है। तो एक्सो न्यूक्लियस क्या कर रहे थे, किनारे पर से न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर रहे थे। एंडो न्यूक्लियस जो है वो डीएनए के अंदर, मतलब डीएनए की जो लेंथ है वो उसमें कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहाँ पर ये कट करता है। ठीक है, ये हो गया इनका दो टाइप न्यूक्लियसेस के। अब इसके बाद आ जाता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, इनकी फंक्शनिंग कैसे है, मतलब ये किस तरीके से काट पीट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक डीएनए है। ठीक है, ये लंबा सा हमारे पास डीएनए थ्रेड है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस डीएनए में अपना वो 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो रिकॉग्नाइज किया, उसका इंस्पेक्शन किया। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, इंस्पेक्टिंग करेंगे, फाइंड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सबसे पहले ये अपने उस 6 बेस पेयर के सीक्वेंस जो है उसको क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, ये मान लो ये 6 बेस पेयर का क्या था, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो कि इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इसको पहचान लिया। उसके बाद क्या होगा, ये इस पर्टिकुलर सीक्वेंस पर आकर क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे, चिपक जाएंगे इस स्पेसिफिक सीक्वेंस पर। चिपकने के बाद ये क्या करेंगे, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, कट कहाँ पर करेंगे, जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगा दोनों हेलिक्स का, उस शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ये कट कर देते हैं। मतलब कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है डीएनए में, उसको ये काटने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था डीएनए का। ठीक है, इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इन्होंने अपना दोनों स्ट्रैंड पर सबसे पहले क्या किया, ये 6 बेस पेयर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है उसको रिकॉग्नाइज किया। यहाँ पर ये आकर बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद इन्होंने जो दोनों स्ट्रैंड में शुगर फॉस्फेट बैकबोन था, दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था, वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया। सो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपना फंक्शनिंग करते हैं कि सबसे पहले रिकॉग्निशन करेंगे, फिर जाके उससे चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, मतलब कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है, वहाँ पर जाकर ये क्या कर देंगे, कट कर देंगे, काट देंगे डीएनए के मॉलिक्यूल को। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको ब्रेक नहीं करते हैं, ब्रेक नहीं करते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्निशन सीक्वेंस था जिसको ये रिकॉग्नाइज कर रहे थे, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो बोलते ही बोलते हैं, साथ ही साथ इसको हम एक अनदर नेम जैसे कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है इसको हम अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, जैसे कि EcoR1 जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, अपना एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। HIND2 जो है इसका अपना खुद का अलग क्या होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, रिकॉग्निशन स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। तो जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके हर एक का अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी तक हमने जितना टॉपिक्स मतलब की टूल्स हो गए, कैसे आइसोलेशन हुआ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, फंक्शनिंग क्या है, टाइप जो है, इसके बारे में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। अगर कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको अगर यदि हम फॉरवर्ड रीड कर रहे हैं या फिर बैकवर्ड रीड कर रहे हैं, मतलब आगे से पढ़ रहे हैं या फिर पीछे से पढ़ रहे हैं, दोनों ही डायरेक्शन में सेम रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि बहुत सारे बच्चे अपने पापा को डैड बोलते हैं, तो अगर यदि हम आगे से पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड DAD डैड, पीछे से पढ़ना है तब भी DAD डैड, डैड आ रहा है। एक लैंग्वेज होती है मलयालम, ठीक है, ये लैंग्वेज होती है मलयालम। इसको जब हम आगे से पढ़ते हैं तब भी या फिर पीछे से पढ़ें तो सेम रिजल्ट मिलता है। जैसे कि MA, इधर से MA आ रहा है और पीछे से देखेंगे तब भी MA आ रहा है। तो जो फॉरवर्ड रीड करो या फिर बैकवर्ड रीड करो, दोनों कंडीशन में हमें क्या मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है। उसी तरीके से DNA जो है उसमें भी एक ऐसा बेस पेयर पाया जाता है जिसको हम
फॉरवर्ड रीड करें या फिर बैकवर्ड रीड करें। कहने का मतलब ये हो गया कि इसको हम यहाँ पर ओरिएंटेशन लिख लेते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। GAATTC, GAATTC, ठीक है। ये क्या है, ये इको R1 जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। जब ओरिएंटेशन सेम होती है, फॉरवर्ड में हम पढ़ रहे हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, जब बैकवर्ड में हम पढ़ रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमें सेम मिल रहा है, GAATTC। जब बैकवर्ड में हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हैं, तब भी क्या मिल रहा है, GAATTC, ठीक है। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसको हम चाहे फॉरवर्ड पढ़ें चाहे बैकवर्ड पढ़ें, दोनों कंडीशन में हमें क्या मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है। आई होप कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से पार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ डायग्राम है। इसमें हमें देखना है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कैसे काम करता है, कैसे स्टिकी एंड्स बनाता है, और फिर कैसे ये स्टिकी एंड्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास ये क्या है, बैक्टर डीएनए है, इधर हमारे पास ब्लैक कलर में फॉरेन डीएनए है। यहाँ पर हम देखेंगे इको R1 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म। तो इको R1 के लिए मैंने बताया कि जो इनका स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, GAATTC, ठीक है। ये इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, ठीक है, वो कहाँ पर कट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का जो सेंटर होता है वहाँ पर काट कर थोड़ा सा अलग हट के काटते हैं। जैसे कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है हमारे पास, इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर 3 बेस पेयर इधर से लिए, 3 बेस पेयर इधर से लिए। तो जो सीक्वेंस है ये, इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर बीच में। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर काटता नहीं है, थोड़ा सा इधर काटेगा या फिर थोड़ा सा इधर काटेगा, दोनों स्ट्रैंड्स पर इसी तरीके से ये काटता है। तो ये जो इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ पर काटता है, G और A जो बेस पेयर होते हैं इनके बीच में काट करता है। तो वेक्टर डीएनए में अगर हम बात करें कि दी एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट, ठीक है। जो वेक्टर डीएनए है इसमें इको R1 के लिए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या है, GAATTC, ठीक है। इधर 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, इधर क्या आ गया 5 प्राइम एंड इधर क्या आ गया 3 प्राइम। तो इसने क्या किया, इको R1 ने कौन से बेस पेयर के पास बीच में काटेगा, G और A के बेस पेयर जो है, G और A जो बेस पेयर है इनके बीच में ये क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। सेंटर में नहीं काटता, थोड़ा सा हट के काटता है, G और A जो बेस पेयर होते हैं उनके बीच में। जब इसने इस G और A के बीच में काटा तो यहाँ पर कट हुआ, ठीक है, यहाँ पर कट हुआ। तो यहाँ पर कट होने की वजह से ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो बचा क्या, इतना कलर हम चेंज कर लेते हैं एक और, कि हमारे पास फिर बचा क्या, ये वाला जो पार्ट है जो ग्रीन कलर से हमें दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमारे पास बचा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इको R1 ने जब G और A बेस पेयर के बीच में काटा तो हमारा ये वाला पार्ट तो रिमूव हो गया और बचा हुआ पार्ट हमारे पास कैसे आ गया, G के साथ C तो अटैच ही रहेगा क्योंकि इधर तो कोई कट हुआ ही नहीं है, और ये इस तरीके से हमें एक स्टिकी एंड जो है वो मिल गया। अब हम देखते हैं इसका कि फॉरेन डीएनए जो है उसमें यहाँ पर इसने यहाँ वाले रीजन पर काटा, तो फॉरेन डीएनए में यहाँ पर काटेगा, ये वाला जो G और A बेस पेयर है, ठीक है, इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। तो ये फॉरेन डीएनए में G और A जो बेस पेयर है इसके बीच में कट करेगा। जब इसने यहाँ पर कट करा तो ये वाला पार्ट जो है इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, ये इस तरीके से, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया, जिसको हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं। तो वेक्टर डीएनए में स्टिकी एंड मिल गया, फॉरेन डीएनए जो है उसमें स्टिकी एंड मिल गया। अब ये जो स्टिकी एंड्स होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 है इसने क्या कर दिया, स्टिकी एंड्स जो हैं वो जनरेट कर दिए फॉरेन डीएनए के और बैक्टर डीएनए के। अब ये स्टिकी एंड्स जो हैं वो कैसे अटैच होंगे, एक एंजाइम होता है जो कि इनको जोड़ने का काम करता है। वो एंजाइम क्या होता है, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स जॉइन एट स्टिकी एंड्स, इन ये दोनों आपस में आकर क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पर ये
कैसे डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो आएगा और इन दोनों स्टिकी एंड्स जो हैं उनको क्या कर देगा, जोड़ देगा। और जोड़ने के बाद क्या होगा कि फॉरेन डीएनए का एक स्ट्रैंड और वेक्टर डीएनए का एक स्ट्रैंड, तो दो अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो गए, जॉइंट हो गए। ठीक है, किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। और इस दो अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के बाद जो एक मॉलिक्यूल हमारे पास आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अगर यदि पहला वाला वीडियो देखा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान से तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। ये हो गया कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना, कैसे जो इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो काम करता है। सिंपल सा है कि इको R1 जो है वो G और A बेस पेयर जो है उसके बीच में कट करता है। तो वेक्टर डीएनए में इसने G और A के बीच G और A जो बेस पेयर था वहाँ पर कट किया, वहाँ पर एक स्टिकी एंड मिल गया। फॉरेन डीएनए जो था वहाँ पर इसने G और A के A जो बेस पेयर है वहाँ कट किया, फॉरेन डीएनए का स्टिकी एंड मिल गया। ये स्टिकी एंड जो है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या मिलता है हमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाता है। ये कुछ इस तरीके से था कि कैसे स्टिकी एंड्स जो हैं वो बन जाते हैं और कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है। यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो उसी डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि restriction enzyme cut the DNA a little away from the center of palindromic site but between the same two base on the opposite strands। यहाँ पर हमने बताया कि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था उसके सेंटर में नहीं कटता है, थोड़ा सा हटके कट करता है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड जो होंगे, चाहे वो वेक्टर डीएनए की बात हो चाहे वो फॉरेन डीएनए की बात हो, जो स्ट्रैंड्स हैं वो अपोजिट हैं। जैसा कि हमने देखा था वेक्टर डीएनए जो है उसमें ऊपर वाले स्ट्रैंड पर उसने कट किया था। जब हम फॉरेन डीएनए में देख रहे थे तो जो नीचे वाला स्ट्रैंड था वहाँ पर कट किया था। स्ट्रैंड्स जो हैं वो अपोजिट हैं बट बेस पेयर क्या था, सेम था। पहले में भी G और A के बीच में कट किया था, जो दूसरा स्ट्रैंड पर कट किया था फॉरेन डीएनए में वहाँ पर भी किस बेस पेयर में कट किया था, G और A के बीच में। तो ध्यान रखना है कि स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं बट बेस पेयर जो हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कट होने की वजह से क्या हो रहा था, हमें सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन मिल रहा था। ठीक है, जिसको हम स्टिकी एंड बोलते हैं दोनों स्ट्रैंड का। दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। इनको हम स्टिकी एंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डीएनए लाइगेज की एंजाइम की हेल्प से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। इस अटैचमेंट में ये क्या बना रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना रहे होते हैं अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट जो होता है उसके साथ में। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डीएनए लाइगेज इनको जोड़ने का काम करता है जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। सो डीएनए लाइगेज एंजाइम फैसिलिटेट दिस स्टिकीनेस। Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different source and genome। जैसा कि हमने देख लिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस था इसके थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना रहे थे। वेक्टर डीएनए का मॉलिक्यूल मिला एक स्टिकी एंड, एक फॉरेन डीएनए का स्टिकी एंड मिला। डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। सो ये जो इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना उसमें दो डिफरेंट जीनोम का मॉलिक्यूल डीएनए आया, दो डिफरेंट सोर्स से हमारे पास डीएनए आया कि एक वेक्टर डीएनए था एक फॉरेन डीएनए था। ये यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है। अब एक और डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास एक फॉरेन डीएनए है, ये हमारा वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड है। ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। जो वेक्टर डीएनए होता है, फॉरेन डीएनए मतलब कि जो डिज़ायर्ड जीन है हमारा, जो हमारा एलियन डीएनए होता है, डिज़ायर्ड डीएनए जो होता है उस डीएनए को जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा वही वेक्टर डीएनए या फिर प्लाज्मिड डीएनए जो है वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी उसको काटेगा। मतलब कहने का कि इसको अगर यदि इको R1 काट रहा है तो इसको भी इको R1 ही काटेगा। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो दोनों को काटते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि जो इको R1 था उसने फॉरेन डीएनए को कट कर दिया और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब कि इको R1 ने वेक्टर डीएनए जो है उसको कट कर दिया। अब ये हमारे पास दो अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल हैं। लाइगेजेस मतलब कि डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है ये क्या करेगा, फॉरेन डीएनए और जो वेक्टर प्लाज्मिड डीएनए है इसको क्या करेगा, जोड़ेगा, लाइगेशन होगा। तो ये इस तरीके से जुड़ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है फॉरेन डीएनए का पार्ट है ब्लू कलर में और ये पूरा का पूरा क्या है, प्लाज्मिड डीएनए। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या था, फॉरेन डीएनए था। दूसरा कलर ले लेते हैं,
ये था हमारा वेक्टर डीएनए। अब ये जो वेक्टर डीएनए है, इसको क्या हुआ कि इसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, इसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया। जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया तो इसका पार्ट कुछ इस तरीके से मिला, और जो वेक्टर डीएनए था इसको कट किया तो इसका पार्ट कुछ इस तरीके से मिला। ठीक है, अब क्या आएगा, डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम आएगा जो कि फॉरेन डीएनए जो है उसको इसके साथ क्या कर देगा, अटैच करा देगा। और अटैच कराने के बाद ये जो मॉलिक्यूल मिला, इसमें एक अलग डीएनए मॉलिक्यूल आकर जुड़ गया, एक नया कॉम्बिनेशन बन गया डीएनए का। तो इस डीएनए मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको हम अपनी होस्ट सेल इकोलाई के अंदर, या फिर कहें कि जो हमारा इकोलाई सेल है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर के थ्रू क्या कराएंगे, ग्रो कराएंगे। जैसे ही इसमें जाएगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो इकोलाई के अंदर जाएगा। इकोलाई सेल का जो ऑलरेडी अपना खुद का जो जीनोम है उसमें पॉलीमरेज नाम के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम्स को ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल यूज़ करेगा। यूज़ करने के बाद ये डिवाइड होंगे और हर एक सेल में ये वाला जो अपना डिजायर्ड जीन लेकर आ रहा होगा, जिस कैरेक्टर को लेकर रहा होगा, वो कैरेक्टर जो है वो हर एक सेल में आ जाएगा। और इसी प्रोसीजर को हम क्लोनिंग के नाम से भी जानते हैं। सो ये था पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कैसे काम करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है कि सेपरेशन कैसे करते हैं, किस टेक्निक के थ्रू हम डीएनए जो है उसको सेपरेट करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेकंड की टूल है दैट इज़ वेक्टर प्लाज्मिड, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो आई होप कि आज का वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कंटेंट। अगर कहीं डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो जिससे कि उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आएँ। और प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।